वो वक्त था प्राचीन चीन का, जब ताकत, वफादारी और जादू तीनों एक ही तलवार में समाये हुए थे। एक भव्य दरबार में किंग अपने सबसे भरोसेमंद योद्धा और बुद्धिमान जनरल डिटेक्टिव डी को एक अनमोल तलवार सौंपते हैं, ड्रैगन ब्लेड। कहा जाता था कि इस तलवार की धार सिर्फ स्टील को नहीं बल्कि जादू को भी चीर सकती है। और आज ये तलवार एक इनाम थी डिटेक्टिव डी की बहादुरी के लिए, क्योंकि उसी ने किंग की जान बचाई थी। लेकिन महल की दीवारों में सब खुश नहीं थे। क्वीन, जो हमेशा से डी की बढ़ती ताकत से परेशान थी, इस फैसले के सख्त खिलाफ थी। वो गुस्से में बोली, ये तलवार सिर्फ हमारे किंगडम की नहीं, हमारी ताकत की पहचान है। अगर वो कभी हमारे खिलाफ हुआ तो। लेकिन किंग ने उसकी एक न सुनी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, डी वो इंसान है जिसने अपने खून से मेरा कर्ज उतारा है। ड्रैगन ब्लेड उसका हक है। क्वीन ने होंठ तो सी ली, पर आंखों में बदले की आग जल रही थी, क्योंकि उसे अब सिर्फ एक ही चीज दिखाई दे रही थी, वो तलवार और उसे पाने का कोई भी तरीका। रात का सन्नाटा था। महल के पिछवाड़े में बस हवाओं की सरसराहट सुनाई दे रही थी। उसी अंधेरे में क्वीन एक रहस्यमयी आदमी से मिलती है, यूची। उसकी आंखों में ठंडापन था, पर इरादे तेज। क्वीन धीमी आवाज में बोली, मुझे वो ड्रैगन ब्लेड चाहिए, किसी भी कीमत पर। असल में क्वीन का असली प्लान कुछ और ही था। अगर वो तलवार डिटेक्टिव डी से चोरी हो जाए तो किंग का गुस्सा सीधे डी पर टूटेगा और इस तरह डी की कहानी वहीं खत्म हो जाएगी। साथ ही वो तलवार फिर से राजमहल में लौट आएगी। लेकिन खेल में एक ट्विस्ट था। यूची डिटेक्टिव डी का पुराना दोस्त था। वो किसी भी हालत में उसे मुसीबत में नहीं डालना चाहता था। पर जब क्वीन ने कहा, अगर तुम मेरा काम कर दो तो मैं डिटेक्टिव डी और उसके परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद लूंगी, तो यूची को मजबूरन ये मिशन स्वीकार करना पड़ा। लेकिन ये मिशन आसान नहीं था, इसलिए क्वीन ने उसके साथ कुछ खतरनाक लोगों को जोड़ा। एक रहस्यमयी मैजिशियंस की टीम, हर कोई अपनी अलग और डरावनी कला में माहिर था। यूची ने एहतियात से कहा, रानी साहिबा, इतने संवेदनशील काम में अनजान लोगों को शामिल करना खतरनाक हो सकता है। कहीं ऐसा न हो कि वो हमारे ही दुश्मनों के लिए काम कर रहे हो। क्वीन मुस्कुराई, उसकी आंखों में चालाकी चमक रही थी। टेंशन मत लो यूची, डिटेक्टिव डी को मात देना आसान नहीं है। वो बहादुर भी है और बुद्धिमान भी, इसलिए मैंने ये लोग तुम्हारी मदद के लिए बुलाए हैं। अब ये तुम्हारे आदेशों में रहेंगे। इसी ग्रुप में एक लड़की थी, वाटर मून, जो अपने नाम की तरह ही पानी से खेलती थी। वो जब झील के बीच से उभरी तो उसके चारों तरफ पानी की लहरें नाचने लगी और उसने अपने जादू से पूरा माहौल थमा दिया। बाकियों के हुनर भी कम नहीं थे। किसी के पास हवा में चीजें गायब करने की ताकत थी, किसी के पास आग को काबू करने की। और उनकी लीडर, वो तो जैसे इंसान नहीं, कोई दानव था। अपने शरीर से 4 से भी ज्यादा हाथ निकाल सकता था और उसकी हथेलियों से लपटें फूटती थी। अब ये टीम तैयार थी डिटेक्टिव डी से ड्रैगन ब्लेड छीनने के लिए, पर किसी को अंदाजा नहीं था कि वो तलवार खुद अपनी किस्मत चुनती है। अब कहानी और खतरनाक मोड़ लेती है। यूची और उसकी टीम ने अब अगला कदम तय कर लिया था, डिटेक्टिव डी को शहर से बाहर निकालना, ताकि वो तलवार उसके महल से आसानी से चुरा सके। इसके लिए वो एक चाल चलते हैं। शहर की सबसे मशहूर पेंटिंग शॉप में आग लगा दी जाती है। वो शॉप उसी मशहूर पेंटर की थी जो किंग के दरबार में भी जाना पहचाना नाम था। आग इतनी तेज थी कि कुछ ही मिनटों में पूरा घर जल उठा और जैसे ही ये खबर किंग तक पहुंची, उन्होंने बिना वक्त गवाए ये केस डिटेक्टिव डी को सौंप दिया, क्योंकि ऐसा कोई नहीं था जो रहस्यों को डी की तरह सुलझा सके। डी अपने सैनिकों के साथ उस जल चुकी दुकान पर पहुंचते हैं। चारों तरफ धुआं और राख फैली थी, लेकिन उनकी नजरें हर छोटे सुराग को पड़ रही थी। उसी वक्त कहीं ऊपर छत की परछाइयों में छिपा था फ्लाइंग शैडो, यूजी की टीम का वो सदस्य जिसके पास हवा में खुद को गायब करने की ताकत थी। वो डी की हर हरकत पर नजर रख रहा था, जबकि उसके बाकी साथी इस बीच डी के घर में घुसकर ड्रैगन ब्लेड चुराने निकल चुके थे। डी ने जब जलती हुई दुकान की तलाशी ली तो उन्हें एक पेंटिंग टेबल के नीचे से सुरक्षित हालत में मिली। वो वही पेंटिंग थी जिसके लिए पेंटर सबसे ज्यादा परेशान था। डी ने तुरंत समझ लिया, यहाँ कोई चोरी नहीं हुई, ये तो किसी ने जाल बिछाया है। डी के एक सिपाही ने जब उस पेंटिंग को उठाने की कोशिश की, डी ने झट से उसे रोक दिया, रुको, उसे मत छूना। पर तभी खुद वो पेंटर आगे बढ़ा और पेंटिंग को उठाते ही जमीन पर गिर पड़ा। उसके हाथों में जलन फैल गई, चेहरे से सफेद झाग निकलने लगा और कुछ ही सेकंड में वो जहर से तड़प कर मर गया। डी की आंखों में एक चमक दौड़ी, वो ऊपर देखता है और तभी छत की परछाइयों में उसे फ्लाइंग शैडो की झलक मिलती है। डी ने तलवार खींची और हवा में छलांग मारी, लेकिन जैसे ही उसने वार करने की कोशिश की, फ्लाइंग शैडो धुएं में घुल गया, हवा में गायब और पीछे बस एक गूंजती हुई आवाज छोड़ गया। डिटेक्टिव डी, अब खेल शुरू हुआ है। अब कहानी एक और खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। फ्लाइंग शैडो अपने जादुई हुनर से एक बांस के बने ऊंचे टॉवर पर चढ़ रहा था और पीछे से डिटेक्टिव डी उसकी हर चाल पर नजर रखे हुए थे। हवा में उड़ते बांस के तख्ते, टूटती लकड़ियों की आवाजें और डी की आंखों में एक ही सवाल, ये आखिर भाग कहाँ रहा है? फ्लाइंग शैडो ने अचानक छलांग लगाई और उसी पल डी की नजर पड़ी जमीन पर रखा एक विशाल मिट्टी का पॉट, जो बाकी सब सजावटों से अलग लग रहा था। डी ने पल भर में समझ लिया, ये कोई सजावटी चीज नहीं, ये जाल है। वो तुरंत विपरीत दिशा में छलांग लगाते हैं और अपने सैनिकों को चिल्लाकर कहते हैं, सब पीछे हटो। अभी जैसे ही सब पीछे हटते हैं, वो पॉट जोरदार धमाके से फट जाता है और उसके अंदर से
जहरीली गैस का बादल फैल जाता है जो कुछ ही सेकंड में हवा को जहर बना देता है। वहीं दूसरी तरफ वाटर मून और फायर मैजिशियन अब डिटेक्टिव डी के घर पहुंच चुके थे। अंदर घुसते ही उन्हें एक रहस्यमयी पजल वाला दरवाजा दिखाई देता है जिसे हल किए बिना कोई आगे नहीं बढ़ सकता था। वाटर मून ने अपनी बुद्धिमानी और जादू की मदद से उस पजल को सुलझा लिया। दरवाजा धीरे धीरे खुला और सामने एक लकड़ी का बॉक्स रखा था जिसे खोलते ही उनके सामने ड्रैगन ब्लेड चमकती हुई दिखाई दी। वाटर मून ने झट से तलवार उठाई, लेकिन अगले ही पल क्लिक एक आवाज गूंजी और उनके नीचे की जमीन हिलने लगी। असल में वो असली तलवार नहीं थी, वो तो डुप्लीकेट थी। जैसे ही उसने उसे छुआ, पूरे कमरे में रखे वॉर्स टूटने लगे और तेज आवाजों से पूरा किला गूंज उठा। सैनिकों के कदमों की आहट पास आती जा रही थी। वाटर मून और फायर मैजिशियन ने भागने की कोशिश की, पर तभी छत से एक लोहे का ट्रैप गिरा और दोनों उसके अंदर फंस गए। पर फायर मैजिशियन कोई आम इंसान नहीं था। उसकी आंखों में आग जल उठी। उसने हाथ उठाया और पूरा ट्रैप लपटों में बदल गया। टूटे हुए धातु और धुएं के बीच वो दोनों भाग निकले। पीछे बस जलते फर्श और गूंजते अलार्म की आवाज छोड़कर अब डिटेक्टिव डी को एहसास हो चुका था कोई बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है और असली जंग बस शुरू हुई है। यही दूसरी तरफ हम फिर से यूची को देखते हैं, गुस्से में भरे हुए, सांसें तेज और आंखों में आग। वो डिटेक्टिव डी का पीछा करते हुए अब फ्लाइंग शैडो पर चिल्ला रहे थे, क्योंकि फ्लाइंग शैडो ने अभी अभी डी को मारने की कोशिश की थी। लेकिन तभी यूची को एक भयानक सच्चाई का एहसास होता है। जिन 4 लोगों को वो अपना साथी समझ रहा था, दरअसल वो सब किसी न किसी तरह से डिटेक्टिव डी की मौत चाहते हैं। मगर इन सब के पीछे की असली साजिश अभी भी एक रहस्य बनी हुई थी। अगले दिन हम सबको क्वीन के दरबार में देखते हैं। माहौल भारी था, हर कोई सिर झुकाए खड़ा था। मिशन फेल हो चुका था। क्वीन का चेहरा गुस्से से लाल था। इतने टैलेंटेड होने के बावजूद तुम लोग सिर्फ एक आदमी को भी नहीं हरा पाए। क्वीन की गूंजती आवाज से पूरा हॉल कांप उठा और फिर उसने सबके सामने एक बड़ा फैसला लिया। अब कमान यूची से लेकर तियान को दी जाती है। वो तियान जो एक जादूगर था, जिसकी उंगलियों से आग निकलती थी और जिसकी चालें किसी को समझ नहीं आती थीं। रात होती है। महल के अंधेरे गलियारों में क्वीन चुपचाप जेल की ओर बढ़ती है। वो वहाँ एक रहस्यमयी आदमी से मिलती है। उसके चेहरे पर परछाई पड़ी है, लेकिन उसकी आवाज में शक्ति है। अब खुलासा होता है कि क्वीन उसी के इशारों पर चलती है। वही आदमी उसे सलाह देता है। अब वक्त आ गया है डिटेक्टिव डी को खत्म करने का। सिर्फ तभी ड्रैगन्स ब्लेड दोबारा तुम्हारे हाथ में आएगी। अगली सुबह यूची अपने पुराने दोस्त डिटेक्टिव डी के घर पहुंचता है। डी शांत बैठा हुआ है, जैसे उसे पहले से सब पता हो। वो मुस्कुराकर कहता है, मुझे मालूम है इन सब के पीछे क्वीन है। फिर वो यूची को एक अजीब सा पेपर देता है जिसमें एक पजल बनी है। डी कहता है, अगर तुम इसे सुलझा पाओ तो हम ड्रैगन्स ब्लेड तक पहुंच सकते हैं। लेकिन याद रखना यूची, बहुत जल्द हमारे किंगडम पर एक भयानक मुसीबत आने वाली है और उसका सामना हमें साथ मिलकर करना होगा। क्या वो दोनों इस रहस्य को सुलझा पाएंगे या फिर क्वीन की चालें उन्हें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर देंगी? इसके बाद कहानी एक रहस्यमयी मोड़ लेती है। डिटेक्टिव डी अब अंडरग्राउंड जा चुके थे, लेकिन जाते जाते उन्होंने सब कुछ सोच लिया था। वो जानते थे कि उनके जाने के बाद जरूर कोई न कोई उनका पीछा करेगा और उनकी ड्रैगन ब्लेड को चुराने की कोशिश भी होगी। उसी वक्त हमें एक नई किरदार से मिलवाया जाता है। वाटर मून, एक चालाक और खूबसूरत लड़की जो डिटेक्टिव डी के असिस्टेंट पर नजर रख रही थी। बाजार की भीड़ में जब असिस्टेंट आराम से गुजर रहा था, तभी उसकी नजर एक अजीब से सिंबल पर पड़ी। जैसे ही उसने उस सिंबल को देखा, उसकी आंखें धीरे धीरे बदलने लगी। वो वहीं रुक गया और ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके दिमाग पर काबू पा लिया हो। वो पूरी तरह हिप्नोटाइज होने ही वाला था कि अचानक भीड़ में से एक आदमी ने आकर उसे खींच लिया। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि खुद डिटेक्टिव डी थे, जो रूप बदलकर वहां आए थे। अब सीन कट होता है एक मिस्ट्री से भरे कमरे की तरफ, जहां मोमबत्तियां जल रही हैं। दीवारों पर अजीब से चिन्ह बने हैं और हवा में एक डरावनी खामोशी फैली हुई है। वहीं एक रहस्यमयी आदमी दिखाई देता है जिसके आसपास ब्लैक मैजिक से जुड़ी चीजें पड़ी हैं। यही आदमी है जो पावर में आना चाहता है और इसके लिए वो ब्लैक मैजिक के जरिए क्वीन के दिमाग पर काबू पा रहा है। अगली सुबह हम देखते हैं क्वीन खुद डिटेक्टिव डी के ऑफिस पहुंचती है। वो डी के असिस्टेंट से पूछती है, डिटेक्टिव डी कहाँ है? असिस्टेंट जवाब देता है, वो तो अपने घर गए हैं अपने परिवार से मिलने। क्वीन के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। उसे अब अपनी चाल चलने का मौका मिल चुका था। वो दरबार में सबके सामने एक नकली ड्रैगन्स ब्लेड लेकर आती है और कहती है, डिटेक्टिव डी अपनी तलवार खो चुका है और इस शर्मनाक गलती की सजा यही है कि उसे उसकी ड्यूटी से हटा दिया जाए। उधर डी का असिस्टेंट ये खबर सुनकर भागता हुआ डी तक पहुंचने की कोशिश करता है। उसके पीछे अब भी वाटर मून उसका पीछा कर रही होती है, लेकिन वो एक असली जासूस की तरह उसे चकमा देकर डी तक पहुंच जाता है और सारी बात बता देता है। और यहीं डी को फिर वही रहस्यमयी सिंबल दिखाया जाता है, वही चिन्ह जिसने पहले उसके असिस्टेंट को हिप्नोटाइज किया था। डी अब इसका राज खोलते हैं। वो बताते हैं कि ये सिंबल इंडिया से आया था। इस चिन्ह की पूजा करने वाले लोग बेहद खतरनाक थे, जो इस निशान के जरिए लोगों के दिमाग पर काबू पा सकते थे। दरअसल इस सिंबल का जो लॉर्ड था वो कोई आम इंसान नहीं
बल्कि एक डेमन था। लेकिन अजीब बात ये थी कि उसने कभी इस किंगडम को बचाने में मदद की थी और इसी वजह से पुराने राजा ने उसे अपने साथ रख लिया था। वो आदमी अब विंड वॉरियर के नाम से जाना जाता था, एक नाम जो आने वाले वक्त में फिर से भय और रहस्य का कारण बनने वाला था। अब यूजी के हाथ में वो पावरफुल स्वॉर्ड आ चुकी थी। उसके दिल में एक अजीब सा डर और उत्सुकता दोनों उमड़ रहे थे। वह क्वीन के पास जाकर स्वॉर्ड सौंपना चाहता था, लेकिन मन में एक सवाल बार बार गूंज रहा था, क्या क्वीन अपने वादे से मुकर जाएगी? क्या वह मेरे दोस्त डिटेक्टिव डी को मार डालेगी? जैसे ही यूजी प्लास पहुंचा, उसे सुनकर झटका सा लगा। क्वीन ने डिटेक्टिव डी को हटाकर तियान, जो एक मास्टर मैजिशियन था, को वहाँ का जर्नल बना दिया था। अब क्वीन उसे किंग से मिलवाना चाहती थी ताकि किंग खुद देख सके कि ये लोग कितने ताकतवर और टैलेंटेड हैं। पुराने इंपीरियल मेंबर्स की जगह ये नए लोग एम्पायर का हिस्सा बन जाए। किंग के सामने जब ये सब खड़े हुए, तियान ने अपने बाजुओं की ताकत दिखाना शुरू किया। उसने अपने एडगेट के पास एक तूफान बना दिया, वहीं फायर। मैजिशियन ने अपने हथियारों से बादलों में बिजली पैदा कर दी। जैसे ही तियान अपना मैजिक प्रदर्शन कर रहा था, अचानक उसका पूरा कंट्रोल उड़ गया। जो स्ट्रॉन्ग और डार्क लाइट उसने बनाई थी, वह अब अपने आकार से बाहर हो चुकी थी। चारों तरफ अंधेरा छा गया, लोग दंग रह गए, ये क्या हो गया? तभी अचानक वहाँ मौजूद एक विशाल स्टैचू, जो किसी गॉड का प्रतीक था, हिलने लगा। कुछ ही पलों में वह स्टैचू एक भयानक ड्रैगन में बदल गया। ड्रैगन ने गूंज दी, हुई दहाड़ लगाई और अपने मुंह से आग की लपटें निकालना शुरू कर दिया। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। ड्रैगन ने फायर, मैजिशियन को अपनी आग से भस्म कर दिया। वहीं उसका साथी, जो किसी भी चीज को हवा में गायब कर सकता था, ड्रैगन को देखकर तुरंत खुद को हवा में गायब कर लिया। लेकिन ड्रैगन भी चालाक था, उसने उस मैजिशियन को हवा में ही पकड़ लिया और एक झटके में अपने पीठ के अंदर बंद कर दिया। ड्रैगन ने सीलिंग तोड़ते हुए पलाश से भाग लिया। यूची, जो सब कुछ देख रहा था, दूसरे बिल्डिंग तक दौड़ा। वहाँ उसने देखा कि कुछ आदमी गार्ड्स को मार रहे हैं। जैसे ही वह मदद करने पहुंचा, उसे झटका लगा। हमला करने वाला आदमी उसका बिल्कुल हमशक्ल था। यूची को देखते ही वह डुप्लीकेट भाग खड़ा हुआ, लेकिन सब लोग यूची को क्रिमिनल समझकर पकड़ लिया। अब यूची अकेला था और हर तरफ अराजकता और डर का माहौल था। इस पूरे एक्सीडेंट की खबर फौरन डिटेक्टिव डी तक पहुंचाई गई। डिटेक्टिव डी तुरंत अपने असिस्टेंट को मास्टर यान्सी के पास भेजते हैं, जो एक दिग्गज मैजिशियन थे। खुद डिटेक्टिव डी अब जेल की ओर बढ़ रहे थे ताकि अपने दोस्त यूची को बचाया जा सके। इसी बीच हम देखते हैं वाटर मून को, जो डिटेक्टिव डी का पीछा कर रही थी। पर उसी समय वहाँ विंड वॉरियर्स भी आ पहुँचते हैं। उनकी नजर उस लड़की पर थी और वे उसे मारना चाहते थे। असल में वो लड़की सच में अच्छे काम कर रही थी और इसी वजह से विंड वॉरियर्स उसके चारों तरफ अपना जादू फैलाने लगते हैं। वाटर मून बचने के लिए दौड़ती है, लेकिन तभी उसके पीछे हवा में भेड़ जैसे डरावने डेमंस उड़ते हुए दिखाई देते हैं। डेमंस को देखकर वाटर मून लड़ाई में उतरती है, लेकिन वह उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाती। डेमंस अचानक एकजुट हो जाते हैं और ज्यादा ताकतवर होकर उसके पीछे पीछे आते हैं। तभी वाटर मून अपने हुनर का इस्तेमाल करती है। वह अपने शॉल को घुमाती है और उसे एनिमीज की आंखों में मारकर 1 मिनट के लिए उन्हें अंधा कर देती है। इसी मौके का फायदा उठाकर वह जंप करती है और उनके ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन जैसे ही वह डेमंस के फेस से शॉल हटा देती है, उसके सामने एक चौंकाने वाला दृश्य आता है। ये डेमंस कोई और नहीं बल्कि क्वीन ही थी। क्वीन ने अपनी अजीब और खतरनाक शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए वाटर मून पर हमला कर दिया। एक तेज स्टैब के साथ वाटर मून को खतरा हो जाता है। वाटर मून अब भागने पर मजबूर होती है और क्वीन भी उसके पीछे पीछे रिलेंटलेसली दौड़ती है। वाटर मून हर खतरे और हर अटैक से बचते बचते आखिरकार एक सुनसान गोदाम तक पहुंचती है, लेकिन वहां उसकी चोटों की वजह से वह बेहोश हो जाती है। यही सही मौका था कि डिटेक्टिव डी का असिस्टेंट उसे देख ले। वह तुरंत उसके पास पहुंचता है और उसे बचाकर सुरक्षित जगह पर ले जाता है। दूसरी तरफ विंड वॉरियर्स के मैजिशियंस ने शहर में तबाही मचानी शुरू कर दी थी। उनके जादू का निशाना अब आम लोग थे। वे लोगों की याददाश्त मिटाना चाहते थे ताकि कोई भी उनके खिलाफ कुछ न कर सके। और अब हम डिटेक्टिव डी को देखते हैं। उसने यूची को बचा लिया था। वह जल्दी से यूची को समझाते हैं कि क्वीन किसी बड़े खतरे में है। अब उनकी जिम्मेदारी है कि क्वीन को उन विंड वॉरियर्स से बचाए, जो न केवल ताकतवर बल्कि बेहद खतरनाक भी हैं। अंततः वे सभी एक सीक्रेट कीवर्ड की मदद से उस जगह तक पहुंचते हैं जहां क्वीन अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में उलझी हुई थी। लेकिन यहाँ उन्हें बड़ा खुलासा देखने को मिलता है। जो क्वीन दिखाई दे रही थी वह असल में क्वीन नहीं बल्कि उसका डुप्लीकेट था। असली क्वीन को हिप्नोटाइज करके वहीं छुपा दिया गया था और इसी क्वीन की मदद से विंड वॉरियर, जो सबसे बड़ा डेमियन था, वहां से भाग चुका था। इसी बीच हम डिटेक्टिव डी के असिस्टेंट को देखते हैं, जो मास्टर यान्सी से मिलने के लिए बताए गए स्थान पर पहुंचा था। वहां उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ जगह जगह पत्थरों की अजीब संरचनाएं ही नजर आ रही थीं। तभी अचानक एक विशाल सफेद गोरिल्ला कूदता हुआ उसके सामने आ खड़ा होता है। गोरिल्ला उसे सख्ती से चुप रहने को कहता है और फिर असिस्टेंट की आंखों के सामने गोरिल्ला धीरे धीरे एक अलौकिक एल्वियन में बदल जाता है। असिस्टेंट महसूस करता है कि अब वह किसी रहस्यमयी नदी में है, जहाँ मछलियां उसके साथ बातें कर रही हैं। मछलियों
लड़कियों में से एक कहती है, आप मास्टर यान्सी से तुरंत नहीं मिल सकते। उसके पास पहुंचने के लिए आपको इस जादू और दुनिया को समझना होगा। जैसे ही यह कहते हैं वह एल्वियन अचानक खत्म हो जाता है। असिस्टेंट पलक झपकते ही फिर से गोरिल्ला की पीठ पर होता है। गोरिल्ला उसे धीरे धीरे उस जंगल से बाहर छोड़ देता है जहां वह मास्टर यान्सी से मिलने आया था। अब असिस्टेंट तैयार है अगले रहस्यमयी कदम के लिए। दूसरी तरफ हम डिटेक्टिव डी को देखते हैं जिसने क्वीन को बचाकर सुरक्षित तरीके से फिर से कैसल तक ले आया था। वहीं उसका असिस्टेंट उसे एक पेपर देता है। ये वही पेपर था जो पहले व्हाइट गोरिल्ला ने उसके हाथ में दिया था। पेपर में मास्टर यान्सी का कोई संदेश लिखा था, लेकिन इस दौरान किसी को अंदाजा नहीं था कि विंड वॉरियर फिर से उन पर हमला करने की तैयारी कर रहा था। इसके लिए उसने अपने इन्फॉर्मेशन फायर मैजिशियन का इस्तेमाल किया था और यह सच सामने आया कि फायर मैजिशियन भी क्वीन के साथ नहीं था, बल्कि वह भी विंड वॉरियर का आदमी था। उसके इन्फॉर्मेशन के आधार पर विंड वॉरियर ने कैसल पर हमला करने की योजना बना रखी थी। अचानक बिल्डिंग्स के पीछे से एक विशाल और डरावना, पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ मॉन्स्टर दिखाई देता है। उसकी विशालता के सामने हर चीज छोटी लग रही थी। सारे सोल्जर्स मिलकर उस पर हमला कर रहे थे, लेकिन उनके किसी भी अटैक का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। डिटेक्टिव डी ने सबको तुरंत शांत रहने और मास्टर यान्सी द्वारा उनके असिस्टेंट को भेजे गए मैजिकल स्पेल्स पढ़ने को कहा। जैसे ही उन्होंने ये स्पेल्स पढ़े, वहाँ अचानक कई पेड़ उगने लगे। ये पेड़ मॉन्स्टर के मैजिक को कमजोर करने लगे, लेकिन मॉन्स्टर को हराने के बावजूद लड़ाई खत्म नहीं हुई। पीछे से विंड वॉरियर के बाकी लोग कैसल पर हमला कर देते हैं। देखते ही देखते वे सारे सोल्जर्स को हरा देते हैं। डिटेक्टिव डी ने यहाँ बड़ी चतुराई दिखाई। उन्होंने सभी को प्लान भी अपनाने के लिए कहा। उनके असिस्टेंट ने एक विशाल बेल का इस्तेमाल किया और देखते ही देखते हम कई घोड़ों पर सवार सोल्जर्स को कैसल की ओर आते हुए देखते हैं। लेकिन इससे पहले कि ये सोल्जर्स विंड वॉरियर पर हमला कर पाते, हम विंड वॉरियर को खुद बिल्डिंग की रूफटॉप पर खड़ा देखते हैं। वहां से उसने अपना विशेष मैजिक शुरू किया। उसके जादू की वजह से सारे सोल्जर्स एक ही समय में हिप्नोटाइज हो गए। उन्हें लग रहा था कि जिस रास्ते वे जाने वाले थे वहां एक विशाल मॉन्स्टर बाहर निकल रहा है। विंड वॉरियर के लोग अपने जादुई एरो से सोल्जर्स पर हमला कर रहे थे और ये एरो ऐसे लग रहे थे जैसे हर सोल्जर पर कोई रहस्यमयी क्रिएचर हमला कर रहा हो। इसी कारण से सारे सोल्जर्स एक एक कर हार जाते हैं। डिटेक्टिव डी इन सब चीजों से परेशान होते हुए जल्दी से ड्रैगन ब्लेड लेकर सामने आए और जैसे ही उन्होंने ब्लेड उठाई, महज कुछ ही सेकंड में उसने विंड वॉरियर का पूरा जादू खत्म कर दिया। हमें पता चला कि अब सारे सोल्जर्स बिल्कुल ठीक थे। विंड वॉरियर का मैजिक टूटते ही सोल्जर्स एक दूसरे के पास लौट आए और फिर से यूनाइट हो गए। डिटेक्टिव डी ने तुरंत विंड वॉरियर से कहा, तुम हार मान जाओ, लेकिन विंड वॉरियर का यह इरादा बिल्कुल नहीं था। उसी समय उसके एक आदमी ने डिटेक्टिव डी के पैरों में रस्सियां डाल दी और उन्हें उल्टा हवा में लटका दिया। दूसरी तरफ उसके बाकी साथी मॉन्स्टर में बदलकर सोल्जर्स पर हमला कर रहे थे। डिटेक्टिव डी का वेपन नीचे गिर गया। उनके असिस्टेंट ने तेजी से वह वेपन उठाया और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगा। लेकिन जैसे ही वह भागने वाला था, विंड वॉरियर ने फिर से अपना मैजिक चालू कर दिया। पीछे से एक और विशाल मॉन्स्टर प्रकट हुआ जिसने डिटेक्टिव डी को किसी गुड़िया की तरह अपने हाथ में उल्टा पकड़ लिया। मॉन्स्टर डिटेक्टिव डी को खाने ही वाला था, तभी यूची वहां पहुंच गया। उसने अपनी मैजिकल ब्लेड से हवा में हमला किया और मॉन्स्टर का रोबोटिक बॉडी टूट गया, जिससे डिटेक्टिव डी हवा में लटके हुए रह गए। डिटेक्टिव डी का असिस्टेंट तेजी से ड्रैगन ब्लेड को यूची की तरफ फेंकता है, लेकिन यूची उसे पकड़ नहीं पाता। तभी बीच में एक विशाल ड्रैगन आकर उस ब्लेड को पकड़ लेता है। अब ड्रैगन ब्लेड सीधे विंड वॉरियर के हाथ में चली गई। इस बीच डिटेक्टिव डी का असिस्टेंट ड्रैगन्स के अटैक के शिकार होने वाला था और उसी वक्त वाटर मून की एंट्री होती है। वह अपनी तेज और शक्तिशाली एंट्री से उस असिस्टेंट को बचाती है। अब सबकी लड़ाई और भी खतरनाक हो चुकी थी। ड्रैगन्स, मॉन्स्टर्स और जादू से भरी यह टकराहट किसी भी पल और भी विनाशकारी रूप ले सकती थी। जब स्वॉर्ड को विंड वॉरियर के हाथों में देखा गया तो ऐसा लग रहा था जैसे युद्ध पहले ही जीत लिया गया हो। लेकिन उसकी जीत का जश्न ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया, क्योंकि उसी समय वह भयानक व्हाइट गोरिल्ला एंट्री ले आया। ये वही व्हाइट गोरिल्ला था जिसने मास्टर यान्ची के घर पर डी के असिस्टेंट और रेला टी के असिस्टेंट को पकड़ लिया था। यहीं हमें पता चला कि मास्टर यान्ची सभी को बचाने के लिए आए थे। उन्होंने हवा में उड़ते हुए डेमन से उस सॉर्ड को पकड़ लिया। यह नजारा देखकर विंड वॉरियर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने अपने एक विशाल ड्रैगन से मास्टर यान्ची पर हमला करवा दिया और वह डेमन अपने मुंह से अचानक टेंटिकल जैसे भयानक हथियार निकालकर मास्टर यान्ची पर हमला करने लगा। मास्टर यान्ची और उनका गोरिल्ला चतुराई से इन टेंटिकल्स से पूरी तरह छिप गए। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि कुछ ही सेकंड में वही टेंटिकल्स जो यान्ची को मारने आए थे उलटे डेमन पर ही हमला कर देते हैं। इस हमले से डेमन का गुस्सा 7वें आसमान को छूने लगता है। अब डेमन अपनी शरीर में फैली डरावनी आइज को निकालकर मास्टर यान्ची पर अटैक करता है। लेकिन जैसे ही आइज उनके पास पहुंचती हैं, वे बबल जैसी पिघलकर मास्टर यान्ची को अपने अंदर छुपा देती हैं। पर असली में मास्टर यान्ची उन आइज के अंदर नहीं थे, क्योंकि अब हम उन्हें उस विशाल ड्रैगन के ऊपर ही देख रहे थे, जहां वह गोरिल्ला के साथ मिलकर ड्रैगन के कान में जोरदार चीख निकालते हैं और ड्रैगन वहीं पर
खत्म हो जाता है। इसके बाद मास्टर यांची विंड वॉरियर के पास जाते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि लड़ाई में कुछ भी हासिल नहीं है, लेकिन विंड वॉरियर उनकी बात सुनने वाला नहीं था। वह फिर से अपना जादू करता है और मास्टर यांची के पूरे चेहरे पर एक अजीब ही हेलमेट बांध देता है, जिससे निकलना लगभग नामुमकिन हो गया। लेकिन इसी बीच वह हेलमेट विंड वॉरियर के मुंह पर भी आ जाता है और कसते ही उसकी जान ले लेता है।